Hello everyone, I hope you all will be good. Welcome to the third lecture for pestle analysis. हमने लास्ट टू लेक्चर्स में बात की थी पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स की और इस लेक्चर में हम बात करेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स की. I thought of showing this thing on your study hub because when I went through study hub तो I saw कि इस study hub पे ज़्यादा explanatory form में लिखा हुआ है. So I will be covering this lecture from your study hub. सो अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो व्हाट इज इकोनॉमी. फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमी का मतलब होता है द वेल्थ ऑफ द कंट्री, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द कंट्री. पैसा कैसे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, कंट्री के पास कितना पैसा है, कैसे जनरेट हो रहा है, कहाँ पर लग रहा है. दिस इज ऑल कंट्रीज इकोनॉमी. ठीक है. अब कंट्री की जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं और अब हम जो ये कहते हैं कि इकोनॉमी एक कंट्री की कैसे जो है एक बिजनेस की एक्टिविटीज को अफेक्ट करती है, तो उसको समझने के लिए हम इकोनॉमी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. पहला पार्ट जो है इट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड दूसरा पार्ट जो है इट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है. मैक्रो इकोनॉमिक्स आप जब इकोनॉमी को नेशनल लेवल पर या कंट्री लेवल पर डिस्कस करते हो, जब आप इकोनॉमी को एज अ होल कंसिडर करते हो, जब आप पूरे मुल्क की बात करते हो तो दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है. एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स जब आप इंडिविजुअल लेवल पर बात करते हो. मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि जब आप पूरे कंट्री की इकोनॉमी को कंसिडर करते हो दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स में तीन बातें कंसिडर की जाती हैं, आपकी जीडीपी, आपका इन्फ्लेशन एंड आपकी एम्प्लॉयमेंट. अब जीडीपी का क्या मतलब होता है, तो हम जरा यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, बल्कि नेक्स्ट पेज पे वर्क कर लेते हैं हम लोग. जीडीपी क्या होती है. जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है कि एक पूरे साल में एक खास टाइम पीरियड में एक कंट्री के पास कितने आउटपुट एंड कितनी सर्विसेज मौजूद हैं, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. एक कंट्री के पास पैसा कमाने के लिए क्या क्या चीजें मौजूद हैं एक स्पेसिफिक टाइम पर और एक स्पेसिफिक साल में, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है. तो आप इसकी डेफिनेशन देखिए, द वैल्यू ऑफ द इकोनॉमीज टोटल आउटपुट एट अ गिवन प्राइस लेवल फॉर अ पीरियड. कि एक कंट्री के पास कितनी चीजें मौजूद हैं जिनको बेचकर पैसा कमाया जा सकता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, वो आपके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बाद एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट आ जाता है. एग्रीगेट डिमांड क्या होती है. एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कि एक कंट्री कितना खर्च कर सकती है, या फिर आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम में किसी भी चीज की कितनी डिमांड है. देखो, डिमांड एंड एक्सपेंडिचर दे आर रिलेटेड थिंग्स, राइट. एक चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो इसका मतलब है पीपल आर रेडी टू स्पेंड देयर मनी फॉर दैट स्पेसिफिक थिंग. तो एग्रीगेट डिमांड को आप इस तरीके से देख लो कि एक चीज की एक स्पेसिफिक डिमांड इन अ स्पेसिफिक टाइम, या लोग कितने पैसे जो है वो खर्च करना चाहते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, दैट विल बी एग्रीगेट डिमांड. ठीक है. तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन कि एक कंट्री के पास क्या कुछ अवेलेबल है इन ऑर्डर टू जनरेट मनी इन एट अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड. एंड एग्रीगेट डिमांड इज लोग कितना अब रेडी हैं किसी भी चीज पर खर्च करने के लिए. ठीक है. आ, अच्छा. अब हम अगर जीडीपी की कैलकुलेशंस की बात करें तो ऑल्दो दिस कैलकुलेशंस आर नॉट आपके जो सिलेबस है उसमें कोई कैलकुलेटिव सेक्शन है नहीं, बट इट इज जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेटरी पर्पस कि जीडीपी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम कैसे पता लगता है कि एक कंट्री के पास एक स्पेसिफिक टाइम में कितनी चीजें मौजूद हैं टू जनरेट मनी. तो वो उसमें हमारे पास बात की जाती है कंजम्पशंस की. कंजम्पशंस का मतलब है कि लोग कितना रेडी हैं चीजों पर खर्च करने के लिए. सबसे पहले कंजम्पशन रेट को देखा जाता है कि आपकी जो अवाम है वो कितना रेडी है किसी भी चीज पर खर्च करने के लिए, सच एज रिटेल स्पेंडिंग है जो आप नॉर्मल शॉपिंग करते हो, लोकल ट्रेवल्स हैं, एनर्जीज और रेंट्स वगैरह पर. ठीक है. कंजम्पशन रेट हो गया कि लोग कितना रेडी है स्पेंड करने के लिए. लोग कितना रेडी है इन्वेस्ट करने के लिए, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट.
कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। आपने बिल्डिंग खरीद ली, मशीन्स खरीद ली, कोई प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं, आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे लगा दिए, आपने मतलब डिफरेंट इंडस्ट्री में पैसे लगा दिए जो आपको रिटर्न कमा के दे रहे हैं, तो दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। तो लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लस गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है अपने लोगों पर। तो गवर्नमेंट के खर्च को हम कैसे देखेंगे? गवर्नमेंट ने कोई पब्लिक सर्विसेज दी हैं, हेल्थ सर्विसेज दी हैं, इंश्योरेंसेस प्रोवाइड की हुई हैं, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये तमाम बातें हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग में देखते हैं। एंड इसमें ऐड कर दिया जाता है आपकी इंपोर्ट्स का नेट इम्पैक्ट। तो इंपोर्ट्स दैट मींस योर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट होती हैं जो मुल्क से बाहर जाती हैं, एंड इंपोर्ट्स होती हैं जो मुल्क के अंदर आती हैं। राइट। तो इन चीजों के थ्रू आप जो हो अपना जीडीपी निकालते हो, लोग कितना रेडी हैं खर्च के लिए, लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है, एंड इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट का डिफरेंस दैट इज योर नेट ट्रेड ऑब्वियसली, वो आपकी जीडीपी होती है। ठीक है, जीडीपी अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज जीडीपी, तो आप बता सकते हो कि जीडीपी होती है कि एक कंट्री के पास एक स्पेसिफिक टाइम में कितना पैसा जनरेट करने की ताकत है। और पैसा कैसे जनरेट होता है? जितनी चीजें उसके पास मौजूद होंगी। राइट। सो दिस इज जीडीपी। जीडीपी से ही रिलेट करके हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब हम जीडीपी में इंटरनेशनल लेवल को इंक्लूड कर देते हैं, तो दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आपकी जो जीडीपी थी ना, वही फॉर्मूला है सेम। इस जीडीपी में आपने ऐड करना है जहां आपको जो बाहर से पैसे आ रहे हैं। अब एवरीवन नोज कि देखो बहुत से अब ऐसे फैमिलीज होती हैं जिनके जो अब ब्रेड अर्नर्स होते हैं, दे आर इन फॉरेन कंट्रीज एंड दे सेंड मनी, राइट? इवन लाइक इफ आई गिव यू माय एग्जांपल, माय फादर इज इन सऊदीया, राइट? सो ही ऑलवेज sends money in from Saudi to Pakistan. So these are foreign remittances. तो जीडीपी में जब आप ये फॉरेन रेमिटेंस ऐड करोगे, जिस मुल्क में बाहर से पैसा जितना ज्यादा आएगा, उतना ही वो मुल्क ज्यादा तरक्की करेगा, उतना ही वो मुल्क ज्यादा जो है वो इकोनॉमी उसकी ज्यादा अच्छी होगी, उसकी जीडीपी ज्यादा अच्छी होगी, उसका जीएनपी ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर पैसा जा रहा है लेकिन पाकिस्तान के अंदर पैसा नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली आपकी जीएनपी नेगेटिव में जा रही है। तो देखो, इनकम रेमिटेड टू अदर कंट्रीज जब ज्यादा हो जाएगी एंड इनकम रेमिटेड फ्रॉम अदर कंट्रीज कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपका जीएनपी कम हो जाएगा। जब आपका जीएनपी कम हो जाएगा, तो दिस मीन्स कि आपकी कंट्री के पास जो है वो जीडीपी के अलावा पैसा जनरेट करने की सलाहियत नहीं। जिन कंट्रीज का जीएनपी ज्यादा होता है, आपके फॉरेन कंट्रीज देख लो, उनका जीएनपी ज्यादा होता है उनका, तो वो कंट्रीज अच्छी होती है। इसका मतलब है लोग बाहर से पैसा कमा के वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। राइट। एंड होना भी यही चाहिए, आप बाहर से पैसा कमाओ और अपने कंट्री में इन्वेस्ट करो, सो दैट उसका जीएनपी इंक्रीज हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टू द इकोनॉमिक कंडीशन, टू द गवर्नमेंट कंडीशन ऑफ पाकिस्तान, आपकी जीएनपी कम है। क्यों कम है? लोग यहाँ से बाहर पैसा मूव करते हैं अपना, पाकिस्तान में पैसा कोई भी नहीं लेके आता। Right? So this is how your GNP is going to work. So you can now consider कि देखो, जिस 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 कंट्री की जीएनपी अच्छी नहीं है, जीडीपी अच्छी नहीं है, आप अगर वहां पर अपना बिजनेस सेटल कर दो, तो that business is not going to work at all. Or even if it works, it will work only for a short period of time. राइट। सो दिस इज हाउ कि आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, आपकी जो जीडीपी का सेक्शन है, वो आपकी कंट्री, आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। बिजनेस विल ऑलवेज वांट टू थ्राइव इन अ कंट्री वेयर जीडीपी इज गुड, वेयर जीएनपी इज गुड। राइट। दैट इज वाई यू कैन सी कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज है, वहां पर यू विल नॉट फाइंड एनी offices of any big international companies. राइट। दे नेवर वांट टू गो इन अ कंट्री कि जहां की जीडीपी अच्छी नहीं है, जहां की जीएनपी अच्छी नहीं है। दे विल नो कि हम अगर ऐसी कंट्रीज में चले गए, तो वी विल नॉट बी एबल टू थ्राइव वहां पर, वी विल नॉट बी हैविंग prospect customers, we will not be able to earn much just for a limited thing only. राइट। सो दिस इज हाउ आपकी जीडीपी और जीएनपी आपके कंट्री की जो ये जो चीजें हैं आपके बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। राइट। अच्छा। फिर वो ये कहता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ द जीडीपी। अब इसमें वो ये बात कर रहा है कि कैसे अब हमें पता चलेगा कि आपका जो देखो जीडीपी की जो मैंने आपको बात बताई, जो ये फॉर्मूला था, वो कहेगा कि अच्छा, कंजम्पशन, एक इंसान का जो खर्च होता है वो किन किन चीजों से अफेक्ट होगा। एक इंसान की जो इन्वेस्टमेंट है
वो किन चीजों से इन्वेस्ट होगी? तो फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू दिस सेक्शन इज इंपॉर्टेंट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक कंज्यूमर जो वेल्थ होती है, अगर वो ज्यादा है, ठीक है, देखो अगर आप अब अगर एक बंदा है वो ज्यादा पैसे कमा रहा है, दिस मीन्स वो ज्यादा खर्च भी करेगा, राइट? एक बंदा है वो कम पैसे कमा रहा है तो वो सेव ज्यादा करेगा, राइट? तो देखो, हैविंग मोर इनकम एंड एक्सेस टू बोरोइंग अलाउस इंडिविजुअल्स टू स्पेंड मोर। आपकी इनकम ज्यादा है, आपके बोरोइंग फैसिलिटीज आपके पास मौजूद है, यू आर गोइंग टू यू कैन गेट लोन्स एट अ वेरी लोअर इंटरेस्ट रेट। जब आपके इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे, आपके इंटरेस्ट रेट्स कम कब होंगे? जब आपके कंट्री में पैसा होगा। आप बहुत पैसा जब होता है ना कंट्री में, तो आपके जो बैंक्स होते हैं वो इंटरेस्ट कम कर देते हैं। जब इंटरेस्ट कम कर देते हैं तो लोगों की स्पेंडिंग ज्यादा हो जाती है, लोग ज्यादा खर्च करते हैं, राइट? लेकिन अगर इसके ऑपोजिट देखा जाए तो फिर लोग सेव ज्यादा करते होते हैं, ठीक है? अब देखो, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि जब लोगों को पता होता है कि थिंग्स आर गोइंग टू वर्क बेटर, थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर इन फ्यूचर, दे डू नॉट हैव टू सेव मच, दे विल स्पेंड मोर। बट जब लोगों को पता होता है कि आगे आने वाले हालात अच्छे नहीं हैं, तो दे आर गोइंग टू सेव। एंड दिस इज ह्यूमन मेंटालिटी, राइट? अब आप सब लोगों को ये बात समझ में आ सकती है कि वेन एवर वी नो कि स्पेशली जब द कोविड टाइम पीरियड था, तो आप सबको पता था कि देयर इज एन अनसर्टेनिटी, पीपल की स्पेंडिंग बहुत कम हो गई थी, पीपल वर अबाउट टू सेव, राइट? इवन इन टुडे, आज के टाइम में भी पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान की जनरल ज्योग्राफिक सेक्शंस की बात करें और इसके स्टैटिक्स की बात करें, तो पाकिस्तान में जो मैक्सिमम लोग हैं, दे आर जॉब होल्डर्स, राइट? एंड दे ऑलवेज टेंड टू सेव मोर देन स्पेंड, बिकॉज दे नो कि इफ दे आर गोइंग टू लिव इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, एंड दे कैन नॉट एक्सपेक्ट अ बेटर पाकिस्तान इन द कमिंग ईयर और टू, राइट? सो दिस इज हाउ ये चीजें आपकी जीडीपी को अफेक्ट करती हैं। अगर आपकी कंजम्पशन कम है, लोग खर्चा नहीं कर रहे, राइट, और लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे लोग, तो ऑटोमेटिकली आपकी जीडीपी जो है वो कम हो जाएगी, राइट? जब जीडीपी कम होगी तो आपकी कंट्री की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। पर्सनल टैक्सेस की बात अगर हम करें तो यू यू वेरी वेल नो दिस थिंग, अगर ज्यादा टैक्स होंगे तो यू विल नॉट स्पेंड, कम टैक्स हो गए तो यू विल स्पेंड। अब इसका बिल्कुल बेसिक एग्जांपल ले ले, इन ऑर्डर टू बूस्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इन ऑर्डर टू बूस्ट द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस एंड बैंकिंग रेवेन्यू, आपकी गवर्नमेंट ने, अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं, तो यू हैव क्रेडिट कार्ड टैक्स ऑफ 5% एंड कैश टैक्स ऑफ 15%। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ, आप वहां पर कैश दो, तो यू विल बी पेइंग 15% टैक्स। लेकिन अगर आप वही कार्ड पेमेंट करो तो यू विल जस्ट गो फॉर 5% टैक्स। तो ये टैक्स रेवेन्यू यहाँ से बूस्ट किया जाता है, राइट? इसी तरीके से नाउ यू नो कि अब आपका पाकिस्तान का, मैं पाकिस्तान के लिहाज से ज्यादा बात कर रहा हूँ, बिकॉज इन ऑर्डर टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड कि दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क, राइट? अगर मैं यही आपको इंटरनेशनल एग्जांपल्स दूं तो यू माइट गेट कंफ्यूज, राइट? सो पाकिस्तान का ने जो अभी बजट प्रपोज किया है, उस बजट में यू माइट हैव हर्ड के जो लग्जरी प्रोडक्ट्स है उन पर टैक्सेस कम कर दिए गए हैं, आपकी लग्जरी जो गाड़ियां हैं उनके टैक्सेस कम कर दिए गए हैं, विच माइट बी अ गुड थिंग, आई डोंट नो, आई डोंट नॉट वांट टू गो इन दैट डिबेट, बट फॉर अ बेसिक पर्सन दिस इज नॉट गुड। आपने अपनी लग्जरी आइटम्स के तो जो टैक्सेस है वो कम कर दिए हैं, बट आपने टैक्सेस कहाँ लगा दिए हैं? बेसिक नेसेसिटीज पर। आपने टैक्सेस कहाँ लगा दिए हैं? एक छोटी सी गाड़ी पर, जो एक जॉब होल्डर अफोर्ड कर सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली अब वो अफोर्ड नहीं कर रहा, राइट? अब I was just reading an article the other day and it just showed me कि पाकिस्तान में एक ईवी लॉन्च हुई है, just two-seater EV, and it had a factory cost of just 10 lakhs पाकिस्तानी, 10 लाख रुपए की वो गाड़ी थी। and in the market, in पाकिस्तानी मार्केट वो गाड़ी आपको मिल रही है, उसका जो टॉप वेरिएंट मिल रहा था, that was around 45 lakhs। So this 35 lakh is the tax that you are going to pay on 10 lakhs on purchasing a 10 lakh car. So you can see that now this type of taxes, so a person if he wants to go for an EV and if he will see कि यार 10 लाख की गाड़ी मुझे 45 लाख में मिल रही है, why I'm going to spend this on a two-seater EV? Why I should not go for a petrol car? So you cannot evolve in this kind of environment.
सो अगर एक बिजनेस है जो इस तरीके के कंट्री में आ रहा है कि जो आपको अच्छी सब्सिडीज नहीं दे रही, तो आप खुद सोचो कि नो कंट्री, नो बिजनेस इज गोइंग टू, जो ईवीज के मुकाबले का काम कर रहा है, दैट बिजनेस इज नॉट गोइंग टू वर्क इन पाकिस्तान, बिकॉज ही विल सी कि यार इतने टैक्सेस हैं मेरे प्रोडक्ट पर, तो हाउ आई एम गोइंग टू वर्क इन दिस कंट्री, राइट? सो दीज आर बेसिकली द थिंग्स जो आपके जीडीपी को और ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है। सो आई एम रिलेटिंग दिस थिंग बार बार आपके बिजनेस के साथ, सो टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड कि यार ये वो तमाम चीजें हैं जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही हैं, राइट? नाउ मैं आपको इंटरेस्ट रेट का भी ऑलरेडी बता चुका हूं कि देखो, जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो पीपल आर गोइंग टू स्पेंड मोर, इंटरेस्ट रेट हाई होंगे तो पीपल आर नॉट गोइंग टू स्पेंड मोर, दे आर गोइंग टू सेव, राइट? सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस की अगर मैं बात करूं, तो देखो, अगर आप लोगों को बहुत इजीली लोन दे रहे हो, तो अगर लोगों को पैसे इजीली मिल रहे हैं तो दे आर गोइंग टू स्पेंड, आपकी कंजम्पशन अच्छी हो जाएगी। लेकिन लोगों को बहुत मुश्किल से अगर लोन्स मिल रहे हैं तो दे आर नॉट गोइंग टू स्पेंड। ओके। इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात की जाए, तो देखो, गवर्नमेंट तभी स्पेंड करती है जब गवर्नमेंट के पास फंड्स अवेलेबल होते हैं। और गवर्नमेंट फंड्स कहाँ से लेकर आते हैं? गवर्नमेंट टैक्स से फंड लाती है, अपनी इन्वेस्टमेंट से फंड्स लेके आती है, राइट? सो एवरीथिंग नीड्स टू बी रेगुलेटेड इन ऑर्डर टू वर्क। अब यहां देखो, कंट्री ए इज रिड्यूसिंग इट्स एक्सपेंडिचर एट इट्स बोरिंग कॉस्ट आर इंक्रीजिंग। अब बोरिंग कॉस्ट का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट उस कंट्री में ज्यादा हो रहे हैं। जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, गवर्नमेंट टैक्स रेट इंक्रीज कर देगी, तो लोग स्पेंड नहीं करेंगे, लोग सेविंग की तरफ चले जाएंगे, ठीक है? और अगर आपकी जो गवर्नमेंट है वो टैक्स रेट्स को कम कर देती है, लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे एंड ऑटोमेटिकली ज्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है? इसी तरीके से कंट्री बी इज इन्वेस्टिंग इन वैक्सीनेशन प्रोडक्शन आफ्टर रिसीविंग एन एड ग्रांट। आपकी गवर्नमेंट जो है जिन एरियाज को प्रमोट करती है, उन एरियाज में फिर आपको क्या मिल रहा होता है? आपको बेसिकली जो है वो कह सकते हो कि सब्सिडीज मिलती हैं एंड ग्रांट्स मिलती हैं, ठीक है? पॉलिटिकल ट्रेंड्स की बात की जाए, अब अ थिंग दैट कम्स विद अनस्पोकन, कि यार पॉलिटिकल सिस्टम अगर कंट्री में ठीक होगा तो हर कुछ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो नथिंग इज गोइंग टू बी राइट, ठीक है? ये मैंने आपको पहले भी पॉलिटिकल फैक्टर्स में भी ये बात जो है मैंने वहां डिस्कस कर दी थी। नेट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स, अब आप सिंपल इस चीज में ये समझ लें कि अगर एक कंट्री है जो अपनी एक्सपोर्ट कम कर रहा है, इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, तो नेट नेट ट्रेड विल बी इन नेगेटिव, बिकॉज नेट ट्रेड होती है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आप जितना बाहर बेच रहे हो माइनस जितना आप खरीद रहे हो, राइट? तो योर एक्सपोर्ट shall always be higher than your imports, or at least if in the worst scenario your export shall be equals to your import, ओके? बट अनफॉर्चुनेटली जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी इंपोर्ट्स ज्यादा होती है और उनके एक्सपोर्ट्स कम होते हैं। एंड दैट इज द रीजन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे आर मोर डेवलपिंग, बिकॉज दे आर एक्सपोर्टिंग अ लॉट। एंड जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दे आर गेटिंग पुअरर बिकॉज दे आर इंपोर्टिंग मच, दे आर नॉट एबल टू एक्सपोर्ट, राइट? सो अगर आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो दिस इज गोइंग टू जनरेट अ पॉजिटिव रेवेन्यू, दिस इज गोइंग टू जनरेट पॉजिटिव मनी इन द कंट्री। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट चीजें हैं, तो दिस इज गोइंग टू जनरेट अ नेगेटिव रेवेन्यू फॉर योर कंट्री, राइट? इसी तरीके से अगर आप अपनी एक्सपोर्ट्स पर, अपनी इंपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा टैक्सेस अप्लाई कर देते हो, राइट? अगर आपके एक्सचेंज रेट्स अच्छे नहीं है, नाउ इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, अगर इंडियन रुपी की बात करें, इंडियन रुपी इज वेरी गुड इन रिस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तान। वन इंडियन रुपी इज इक्विवेलेंट टू अराउंड थ्री पाकिस्तानी rupees, right? Now that is why Indians are very much into foreign investments. You will always find Indians in foreign countries, in Canada, in Australia, in US, in UK. Why? उनकी जो करेंसी है, it's strong. I will give you an very example. अगर एक पाकिस्तानी student है and he or she wants to go abroad and learn, and want to study abroad. Let's say अगर यूके की बात करूँ, तो यूके की यूनिवर्सिटी एवरेज फी है अराउंड £20,000. Okay, and £20,000 Pakistani, this is around, if I'm not wrong, this is around 70 to 80 lakh. 70 to 80 लाख सिर्फ आपको एक साल की पढ़ाई के पैसे भरने पड़ रहे हैं इन यूके फॉर अ पाकिस्तानी स्टूडेंट। जबकि वही अगर इंडियन पैसे भरेगा तो दैट इज जस्ट 30 lakhs or 25 lakhs. So you can now here assume
कि द एक्सचेंज रेट्स कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी इकोनॉमी में, राइट। एंड ये एक्सचेंज रेट इज नॉट समथिंग इंडिपेंडेंट, ये एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिकली आपकी गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसीज, आपके कंट्री की पोजीशन और आपके कंट्री की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के थ्रू जो है वो अप एंड डाउन जो है वो किए जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी large debate, guys, right? If I'm going to debate on it on one each and everything, so it's going to take a lot of time. It's going to take an hours and hours, right? So always the crux is कि आपकी जीडीपी जो है आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है। द आंसर इज यस, करती है। क्यों करती है? क्योंकि जीडीपी में कंजम्पशन होती हैं। आपकी जीडीपी अच्छी है, विच मीन्स लोग स्पेंड कर रहे हैं, बिजनेस विल थ्राइव। आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस विल थ्राइव। आपकी जीडीपी अच्छी है, गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, बिजनेस विल थ्राइव, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। आपकी जीडीपी अच्छी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स आर गुड, योर बिजनेस विल थ्राइव। बट अगर इसके वाइस वर्सा देख लें तो एवरीथिंग इज गोइंग टू फॉल, right? So I will highly recommend you guys, to give this chapter a very good reading. This is a very important chapter, macroeconomics and micro, and this is going to cover around 25% of your course. Sorry, not 25, 20 to 22% of your course. आपका ये cover करते हैं ये दो तीन chapters. So you need to make sure that you are listening to the lectures very carefully and you are working on it. You are understanding each and every concept. Okay, do not assume कि इसके MCQs easy आएंगे. The MCQs are quite difficult. MCQs are not going to test you, okay, what is going to happen if GDP is higher, or what is going to happen if GDP is lower. No, these are not type of the questions that you are going to be tested in the exam. ओके, एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे? एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, अच्छा एक कंट्री है, उसका फॉरेन रेट हायर है, आप मुझे ये बताओ, या लेट्स से उसका फॉरेन रेट हायर है, फॉरेन रेट हायर होने की वजह से, या फॉरेन एक्सचेंज रेट सॉरी हायर है उस कंट्री का, और उस रेट हाई होने की वजह से आप मुझे ये बताओ, अगर एक कंट्री में एक बिजनेस आता है तो उस बिजनेस में लोग इन्वेस्ट करेंगे या नहीं इन्वेस्ट करेंगे? These are the type of question that you might be asked for. Okay, so you need to be very, very much vigilant when you are studying macroeconomics and microeconomics. And when I'm going to help you guys in the question practice, जो we will be doing it later on for my registered students. So उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि how to tackle these kind of questions and how to work on these kind of questions whenever you are facing these kind of questions, right? नाउ आगे जो हम फिर बात कर लेते हैं उसमें, जिस तरह भी हमने एग्रीगेट डिमांड की बात की, जिसमें हमने स्पेंडिंग की बात की, एग्रीगेट सप्लाई होता है कि आपकी जो इकोनॉमी है उसमें एक चीज कितने लेवल तक प्रेजेंट है, ठीक है। यानी एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है कि एक चीज आपके कंट्री में, एक चीज आपकी मार्केट में कितनी हद तक अवेलेबल हो सकती है, दैट इज योर एग्रीगेट सप्लाई। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। नाउ एग्रीगेट सप्लाई की अगर हम बात करें, देखो पहले हमने बात कर दी थी कि आपकी जीडीपी इन इन चीजों पर बेस्ड है, या आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो इन इन चीजों पर बेस्ड होती है, राइट। अब हम बात करते हैं आपकी एग्रीगेट सप्लाई की। अब एग्रीगेट सप्लाई जो है, किसी भी चीज की सप्लाई मार्केट में, वो डिपेंड करेगी उसकी प्राइस की, प्रोडक्टिविटी एंड लीगल इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट। इसका मैं आसान से मतलब आपको समझाता हूँ। एक मार्केट में एक चीज ज्यादा तब होगी जब उसकी प्राइसेस, सेल्स प्राइस ज्यादा होंगी फॉर इंस्टेंस, एंड उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। प्राइसेस ऑफ इनपुट टू प्रोड्यूस गुड इंक्लूडिंग मटेरियल, एसेट एंड वेजेस। नाउ देखो, कहते हैं बार्गे कंपनी हैज टू लिमिट प्रोडक्शन बिकॉज इट कैन नॉट अफोर्ड द इंक्रीजिंग वेज ऑफ इट्स स्टाफ। जो बात मैंने आपको अभी भी बताई, अगर एक चीज को बनाने की कॉस्ट सस्ती है, वो मार्केट में आपको बहुत ज्यादा नजर आएगी। एक चीज को बनाने की कॉस्ट ज्यादा है, आपको वो चीज बहुत कम नजर आएगी मार्केट में। एंड दिस इज रियलिटी, यू गाइस कैन लुक अराउंड योर एग्जांपल्स। ओके, प्रोडक्टिविटी, एक चीज को बनाना आसान है, विद इन मिनट्स एक चीज बन जाती है, जस्ट एक दो प्रोसेसेस आपने करने हैं एंड योर प्रोडक्ट विल बी रेडी। दैट चीज, sorry, that thing or that unit is going to be available in the market at bulk quantities, ठीक है। एक चीज वो बहुत टेक्निकल है, वो नहीं बनाई जा सकती,
उसके लिए आप यू नीड एक्सपीरियंस, यू नीड टेक्निकलिटीज, यू नीड अ प्रॉपर प्रोडक्शन यूनिट। वो चीज कम मिलेगी आपको मार्केट में, राइट। एंड देखो, जो जिस चीज को बनाना मुश्किल है वो चीज बनाना महंगा भी होगा, वो मार्केट में महंगी भी मिलेगी। जो चीज मार्केट में महंगी होती है उसकी सप्लाई कम होती है मार्केट में। यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ रोल्स रॉयस। वो चीज, उस रोल्स रॉयस को बनाना इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी bespoke, इट्स वेरी कस्टमाइज। आप अगर रोल्स रॉयस को बना रहे हो तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मार्केट में यू यू विल नॉट फाइंड रोल्स रॉयस का शोरूम, राइट। बट अगर मैं उसके मुकाबले एक होंडा की गाड़ी की बात करूं, एक होंडा सिटी की बात करूं, होंडा सिटी को बनाना आसान है, उसको उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम है। यू विल फाइंड मिलियंस ऑफ होंडा सिटीज इन द मार्केट, right? So this is how your aggregate supply is going to affect. अब इसी तरीके से अगर हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करें, आपका अगर बिजनेस जो है एक ऐसी चीज बना रहा है दैट इज वेरी टेक्निकल, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी सप्लाई कम होगी। एंड योर बिजनेस नीड्स टू बी टेक्निकली कंपैटिबल उस चीज को बनाने के लिए, तभी वो चीज आपकी बिक सकती है मार्केट में। ठीक है। लीगल इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट, इसका मतलब ये होता है कि आपका बिजनेस, जिसमें दोबारा से वही बात इसमें आ रही है कि आपका बिजनेस जिस कंट्री में मौजूद है, उस कंट्री में उस चीज को बनाने के लिए कितना इन आपको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, कितना लीगल सिस्टम आपको सपोर्ट कर रहा है। दोज विल बी द थिंग्स जो आपके बिजनेस के रेट को एंड बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। ठीक है। ये जो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई है, ये हम माइक्रो इकोनॉमिक लेवल्स पर पढ़ते हैं, तो अब आई विल बी रिकमेंडिंग कि हम इस चीज को वहीं पर डील करें। बट सो फar आपको जस्ट उन्होंने एक इंट्रोडक्शन दिया है कि एग्रीगेट सप्लाई की अगर हम बात करें तो सप्लाई इन इन चीजों से अफेक्ट हो सकती है। आई होप यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक साइकिल्स की। इकोनॉमिक साइकिल्स जो हैं वो क्या होते हैं? इकोनॉमिक साइकिल का मतलब होता है कि आपकी इकोनॉमी में ओवर द टाइम कितनी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। आपकी इकोनॉमी में ओवर द टाइम कितनी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, दिस इज योर इकोनॉमिक साइकिल। ठीक है। देखिए, फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक बहुत मजे की एग्जांपल देता हूँ। एक 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 कंट्री है, ठीक है, और उस कंट्री में लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है। एक कंट्री है और उस कंट्री में उन लोगों के पास जो है वो बहुत ज्यादा पैसा है। यस, आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर दिस ग्राफ। देखें, एक कंट्री है और उस कंट्री में लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है। लोगों के पास जब ज्यादा पैसा होगा तो लोग क्या करेंगे? लोग स्पेंडिंग बहुत ज्यादा करें। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बूम पे, ठीक है, मैं अभी आपको बूम। तो क्या बात हो रही है कि लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है। जब लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होगा तो लोग स्पेंड बहुत ज्यादा करेंगे, लोगों के खर्चे बहुत ज्यादा होंगे। लोग लग्जरी आइटम्स बाय करेंगे, लोग पैसा सेव कम करेंगे। जब पैसा स्पेंड ज्यादा होगा ना, तो मार्केट में पैसा ही पैसा होगा, राइट। गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, तो हम कहेंगे कि द कंट्रीज इकोनॉमी इज एट बूम। द कंट्रीज इकोनॉमी इज एट बूम। बूम का क्या मतलब होता है? बूम का मतलब होता है, वो यहाँ पर आपको बता रहा है। बूम का मतलब होता है कि आपकी जीडीपी मैक्सिमम है। क्यों? लोगों की स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है आपकी। एम्प्लॉयमेंट लेवल, हर बंदे के पास एम्प्लॉयमेंट है, तभी तो लोग पैसे स्पेंड कर रहे हैं। और इन्फ्लेशन, ऑब्वियसली चीजें बहुत महंगी मिल रही है आपको, लेकिन पीपल आर नॉट वरीड अबाउट महंगी चीजें बिकॉज दे हैव मनी, right? You will very well know when you have paisa, when you have money, when you have Qaid Azam ki notes, then you are going to spend them. You do not worry about the prices, right? You might have seen saying people that, I want to become rich enough to buy a thing without a price tag, right? So this is what it is. अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, लोगों को बहुत जल्दी से लोन्स मिल जाएंगे बिकॉज बैंक्स विल नो लोगों के पास पैसा है, लोगों दे कैन पे हाई इंटरेस्ट रेट्स। मार्केट कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा एंड कंजम्पशन ऑटोमेटिकली, आई टोल्ड यू गाइस, हाई, right? So see, these are all common sense things. If you just put a little bit of the effort in this and just one thing, if you work on just one thing, so automatically everything is going to work for you, right? So what I told you guys on the boom, कि boom पे क्या होगा? एक कंट्री की इकोनॉमी टॉप पर होगी, लोग जब ज्यादा स्पेंड करेंगे, चीजें महंगी मिलेंगी, इन्फ्लेशन ज्यादा होगी, एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम होगी, बैंक रेट्स मैक्सिमम होंगे, और जीडीपी आपका बहुत अच्छा होगा। लेकिन हर वक्त एक सा नहीं रहता, हर उरूज को जवाल है,
राइट। सो फिर हर बूम को स्लंप भी है, राइट। तो होगा क्या, जब लोग बहुत ज्यादा स्पेंड करेंगे तो देयर विल बी अ टाइम कि चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी, इतनी महंगी कि डिस्पाइट पीपल हैविंग अ लॉट ऑफ स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लोगों की स्पेंडिंग कम हो जाएगी। जब लोगों की स्पेंडिंग कम होगी तो आहिस्ता आहिस्ता आप बूम से नीचे आ जाओगे। लोगों की स्पेंडिंग कम हो रही है ना, तो लोग सेव ज्यादा करने लग जाएंगे, तो मार्केट से पैसा कम होता जाएगा। जब मार्केट से पैसा कम होता जाएगा, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम होती जाएगी। जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम होती जाएगी, बैंक्स देखेंगे लोग तो अब हमसे लोन्स ले ही नहीं, अब लोग देखेंगे कि लोगों की स्पेंडिंग कम हो गई है, तो लोग अब जो है ज्यादा लोन्स की तरफ जा रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट रेट्स जो है वो ज्यादा कर देंगे। फिर लोगों को लोन्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि बैंक विल नो कि अब लोगों के पास पैसा नहीं है, अब स्पेंडिंग नहीं हो रही, तो whoever is going to take a loan will be getting a loan at a हायर इंटरेस्ट रेट। लोगों के पास, जब बिजनेस के पास पैसा नहीं होगा, लोगों की एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, और ये तमाम रीजंस है आपकी जीडीपी कम हो जाती है। ठीक है। तो क्या होगा कि ये आप यूं कह लो कि ये कॉन्ट्रैक्शन या रिसेशन या डिक्लाइन, इसको आप कह लेते हो कि जिसमें ये तमाम चीजें गिर डिक्लाइन कर रही होती हैं, एंड देयर इज अ पॉइंट जो ट्रफ या स्लम्प को कहते हैं, जिसको डिप्रेशन भी कहते हैं, ये सारे इसके नाम है, ठीक है। तो उस पर वो मिनिमम चीजें हो जाती हैं। अब देखो, बूम पर मैक्सिमम था, लेकिन जब रिसेशन आएगा तो जीडीपी गिर रही है, गिरते गिरते मिनिमम पे चली जाएगी। एम्प्लॉयमेंट लेवल गिरते गिरते मिनिमम पे चली गई। इन्फ्लेशन एंड सो ऑन, ये सब चीजें लो हो जाएंगी। फिर जब आपका रिसेशन आ गया, रिसेशन के बाद डिप्रेशन आ गया, डिप्रेशन के बाद जब लोग बहुत ज्यादा सेव कर लेंगे ना, तो देयर विल बी अ टाइम कि लोगों के बैंक बैलेंसेस भर जाएंगे। सॉरी। बैंक बैलेंसेस जब भर गए, फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से स्पेंड करने लग जाएंगे। जब दोबारा से स्पेंड करने लग गए, तो अगेन, अब आई गेस आई वुड नॉट नीड टू रिपीट दैट अगेन, आप जो हो कहाँ जाओगे, आप रिकवरी पे जाओगे, और रिकवरी से देयर विल बी अगेन बूम, एंड दिस साइकिल गोज ऑन। दिस इज इकोनॉमिक साइकिल। ठीक है। तो इकोनॉमिक साइकिल याद रखिए कि हर कंट्री में आती है। अब अगर मैं यूके की बात करूं, तो यूके में लास्ट ईयर और द ईयर बिफोर दैट, आई एम नॉट मच श्योर अबाउट इट, आई गेस 2023 की ये बात है, बिकॉज आई रिमेंबर आई वाज डूइंग जॉब इन द फर्म एट दैट टाइम। तो उस वक्त जो टेलर स्विफ्ट है, यू गाइस ऑल नो टेलर स्विफ्ट, शी इज अ वेरी वेरी फेमस सिंगर। तो टेलर स्विफ्ट जो है, उसने यूके का अपना एरास टूर किया था, और इट वाज रिपोर्टेड दैट यूके उस टाइम पे ना, 2023 की अगर मैं बात करूं, इट वाज गोइंग थ्रू अ काइंड ऑफ रिसेशन। और उस टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट होने की वजह से, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट अमाउंट, बट इट वाज रिपोर्टेड कि उसने यूके की इकोनॉमी में बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो कंट्रीब्यूट किए थे उस एरास टूर की वजह से। अ लॉट ऑफ पीपल टुक द, मतलब मिलियंस ऑफ पीपल बाइड देयर टिकट्स, एंड आई माई सेल्फ सॉ द टिकट प्राइस, और एक नॉर्मल टिकट प्राइस जो अब टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट की थी, दैट वो स्टार्ट ही अराउंड 1200 या 1300 पाउंड से जो है वो हो रही थी। Right? I literally saw that myself. I just went on the website and I literally saw okay, what's the ticket price there. So वो 1200 से 1300 pounds की ticket price चल रही थी. That was the basic one. ओके। और इस टिकट प्राइस के लिए बैंक्स वर गिविंग पीपल लोन्स, वो लोन्स दे रहे थे कि भाई लोन्स लो और जाओ उसके कॉन्सर्ट पे, बिकॉज पीपल वर बाइंग द टिकट्स। अब इवन दे इट वाज रिपोर्टेड कि वहां के जो, मतलब जहां पर उसके कॉन्सर्ट्स होने थे यूके में, वहां पर जितने भी रेस्टोरेंट्स थे, उन्होंने अपनी प्राइसेस डबल ट्रिपल कर ली थी, बिकॉज दैट वाज द टाइम टू अर्न। राइट। एंड आप खुद समझ सकते हो इस बात को। इसी को मैं रिलेट करूंगा कि कतार में जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, तो कतार बिल्डर एंटायर स्टेडियम्स बिल्ड किए थे, नए रेस्टोरेंट्स बिल्ड किए थे, होटल्स बिल्ड किए थे, ऑल टू अकोमोडेट द पीपल। और यू, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। कतार की इकोनॉमी आफ्टर द फीफा एकदम बूम पर गई है। कतार इतना अच्छा नहीं था पहले, बट आफ्टर द फीफा बहुत बड़ा बूस्ट जो है वो कतार को मिला। So this is how, when the when you provide the things to people, जब spend करते हैं, तो उनकी spending इतनी ज्यादा हो जाती है कि it contributes a lot in your economy, right? So this is how your economic cycle is going to work. So let's keep this thing until here. In this lecture हमने जीडीपी की बात की, जीएनपी की बात की, एग्री के डिमांड एंड सप्लाई की बात की, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने इकोनॉमिक साइकिल की बात की। यू गाइस वेरी मच एक्सपेक्ट इकोनॉमिक साइकिल पे क्वेश्चन
आ सकता है। यू विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर द थिंग्स के जो आपके आपको वो पूछ सकता है कि अच्छा, अगर बूम आ रहा है तो बूम में क्या क्या हो सकता है, बूम में किस तरीके के स्पेंडिंग होगी, बूम में इन्फ्लेशन रेट्स कैसे होंगे, बूम में जो है वो आपकी कंजप्शन रेट्स कैसे होंगे, या अगर बूम से आप ट्रफ की तरफ जा रहे हो तो रिसेशन में क्या सिस्टम होगा, या रिसेशन में लोगों की स्पेंडिंग कैसी होगी। तो फॉर दैट आई विल हाईली रिकमेंड कि दिस टेबल शेल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू गाइस। ठीक है, तो लेट्स कीप दिस लेक्चर अंटिल नाउ, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर हम फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर गाइस। आई होप you might have understood this lecture. I know kabhi kabhi it might sound boring, it might sound sleepy, but this is how it is. And you need to do these things in order to excel in this exam, not only in this exam but obviously in the later coming exams as well. Okay, so thank you so much. I'll see you in the next lecture. Take care. Goodbye.